दोस्तों, मैं दिशा सिंह आप सभी का क्लब आईएएस असेसमेंट चैनल पर स्वागत है। आज इस सेशन में दोस्तों हम लोग बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टेस्ट नंबर 3 के क्वेश्चंस को कवर किया था। लगभग 50 क्वेश्चन कवर किया था, तो 50 क्वेश्चन बच गए थे। इस सेशन में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चंस पॉलिटी के थे, आप लोगों को याद होगा। तो जो बच्चे नए जुड़े हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, उन लोगों का स्वागत है। हमारे इस प्लेटफॉर्म पे सभी इंस्टीट्यूट के टेस्ट पेपर सॉल्व कराए जाते हैं और साथ में पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जाता है। अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक मेंशन कर दिया जाएगा, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारतीय संविधान के अधीन कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति है। दूसरा कथन है, प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और उसके द्वारा उसे बर्खास्त किया जा सकता है। तीसरा कथन है, सभी कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं और बस इनका प्रयोग स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें कि आप लोग दे पाते हो या नहीं। चलिए दोस्तों, पहला स्टेटमेंट आप लोग को पता होगा कि भारतीय संविधान के अधीन कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और जो सभी मंत्री होते हैं, प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं और राष्ट्रपति द्वारा ही इन मंत्रियों को बर्खास्त भी किया जा सकता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। और सभी कार्यकारी शक्तियां जो है राष्ट्रपति में निहित होती हैं और ये जो सभी कार्यकारी शक्तियां हैं या तो राष्ट्रपति स्वयं प्रयोग करता है या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग करता है। ठीक है, तो आपका तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। कथन 2 और कथन 3 दोनों सही है और कथन 1 की व्याख्या करता है, क्योंकि कथन 1 में क्या दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के अधीन कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। तो कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति है, तो सभी कार्यकारी शक्तियां भी किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति द्वारा की जाएंगी या फिर राष्ट्रपति के अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से की जाएगी। ठीक है, और इसके साथ क्योंकि राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का प्रमुख होता है, इस वजह से जो सभी मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद भी धारण करते हैं और राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त भी किया जा सकता है मंत्रियों को। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार ओसीआई यानी विदेशी भारतीय नागरिक या फिर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारकों को प्राप्त है? ठीक है, क्वेश्चन पूछा है ओसीआई विदेशी भारतीय नागरिकों, जो कार्ड धारक होते हैं विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक, इनको कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं? इन चारों में से बताना है आपको। अनेकों बार भारत की यात्रा, निवेश की स्वतंत्रता, कृषि योग्य भूमि का क्रय, मतदान का अधिकार। गेस करिए कि क्या क्या हो सकता है। क्या इन्हें कृषि योग्य भूमि यानी कि क्या इन्हें कृषि योग्य भूमि का क्रय करने का अधिकार है? क्या ये मतदान दे सकते हैं? तो दोस्तों ओसीआई को, जो विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक होते हैं, इनको कृषि योग्य भूमि, भारत में कृषि योग्य भूमि का क्रय करने का अधिकार नहीं होता है और ना ही इन्हें मतदान का अधिकार होता है। ठीक है, ये भारत में निवेश कर सकते हैं, इनको निवेश करने की स्वतंत्रता होती है और ये अनेक बार भारत की यात्रा भी कर सकते हैं और ये कितनी भी लंबी अवधि तक भारत में रह सकते हैं अपनी यात्रा के दौरान। ठीक है, और एक बात जान लीजिए कि इन्हें किसी भी संवैधानिक पद पर नियुक्त होने का भी अधिकार नहीं है। मान लीजिए इसकी जगह स्टेटमेंट दिया होता तो आप आंसर कर लेंगे। ठीक है, संवैधानिक पदों पर नियुक्त होने का अधिकार नहीं होता, ना ही ये भारत में मतदान कर सकते हैं और ना ही किसी योग्य भूमि का ये क्रय कर सकते हैं। तो बस आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 और 2, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसके अंतर्गत अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई समुदाय पात्र हैं। दूसरा, इसमें भारत में अधिवास की अवधि को कम करके 11 वर्ष कर दिया गया है। तीसरा, इसमें जनवरी 2014 से पूर्व आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता दी जाएगी। तो गेस करें इसका आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करा करिए, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। आपको बस हमें पता है कि आप क्वेश्चंस देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि यार ये इसका आंसर ये है या नहीं है, 11 वर्ष था या इससे कम करके और भी कम किया गया था, क्या होगा इसका।
अब थोड़ा सा कन्फ्यूज़न तो होता है, लेकिन कन्फ्यूज़न में भी आंसर टिक करने की कोशिश किया करें, जिससे कि क्या होगा कि आप धीरे धीरे आपकी ये प्रैक्टिस होगी। सिर्फ देखने से प्रैक्टिस नहीं होता है, प्रैक्टिस करने से प्रैक्टिस होता है, ठीक है। तो ठीक है, चलिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के संदर्भ में बात करें तो पहला स्टेटमेंट जो दिया है कि इसके अंतर्गत अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई समुदाय पात्र है। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। और ये देख लीजिएगा, धर्म हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, ठीक है। कभी कभी कंफ्यूज होकर के मान लीजिए स्टेटमेंट में इसमें कोई और भी धर्म दे दे, यहूदी दे दे, तो आप क्या करोगे, कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो ध्यान से पढ़ा करिए, ठीक है। पहला स्टेटमेंट सही है। इसमें दिया कि इसमें भारत में अधिवास की अवधि को कम करके 11 वर्ष कर दिया गया, नहीं, 11 वर्ष से घटा करके 6 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसमें जनवरी 2014 से पूर्व आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता दी जाएगी। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के संदर्भ में ये प्रावधान लाया गया कि जो भी व्यक्ति बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जनवरी 2014 से पूर्व आए थे उन व्यक्तियों को जो है नागरिकता दी जाएगी भारत की। तो आपका तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, विधि की समक्ष समानता का विचार अमेरिकी व्यवस्था से अधिगृहित है। दूसरा, विधि का समान संरक्षण का विचार सकारात्मक भेदभाव की अनुमति देता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? क्या विधि की समक्ष समता का विचार अमेरिकी व्यवस्था से लिया गया है, अमेरिकी संविधान से लिया गया है, ब्रिटिश संविधान से, ठीक है, ब्रिटिश व्यवस्था से लिया गया है। तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी, ओके। अगला देखिए, कुछ सांस्कृतिक स्थल के नाम दिए हैं और उनकी अवस्थिति बताना है कि कितने सही सुमेलित हैं। भोजशाला मंदिर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के धार जिला में, ठीक है। कोचरब आश्रम कहाँ है, क्या तमिलनाडु में? नहीं, कोचरब आश्रम अहमदाबाद में है, गुजरात के अहमदाबाद में। तो आपका ये गलत हो गया। योग माया मंदिर क्या उड़ीसा में है, योग माया मंदिर क्या उड़ीसा में है? नहीं, कहाँ है, दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में। मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा, स्क्रीन पे लिखने पे और पेन कॉपी में लिखने में बड़ा फ़र्क होता है। थोड़ी राइटिंग गंदी आ जाती है। मैं कोशिश करती हूँ हमेशा कि मैं अच्छी राइटिंग लिखूं, लेकिन हमेशा गड़बड़ हो जाता है। भोजशाला मंदिर बस एक ही सही सुमेलित है। एक्चुअली मेरा पेंसिल ना कुछ इस तरह से है, ऐसे इस तरह से इसका नीब है गोले में, तो जो कि रबड़ की है, तो थोड़ी सी ना प्रॉब्लम आती है लिखने में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निवारक नज़रबंदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह संघ सूची का विषय है। दूसरा, इसके अंतर्गत बिना चार्जशीट दायर किए किसी व्यक्ति को लंबे समय तक जेल में रखा जा सकता है। तीसरा, 3 माह से अधिक की नज़रबंदी के लिए मामले को सलाहकार बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? एक बार ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, फिर मैं क्वेश्चंस पर आती हूँ। ओके, तो दोस्तों, निवारक नज़रबंदी संघ सूची का विषय है? नहीं, निवारक नज़रबंदी याद रखिएगा, ये संघ सूची का नहीं बल्कि समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। इसके अंतर्गत दोस्तों बिना चार्जशीट दायर किए किसी व्यक्ति को लंबे समय तक जेल में रखा जा सकता है। नॉर्मली क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके पहले चार्जशीट दायर किया जाता है, लेकिन निवारक नज़रबंदी के तहत जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो बिना चार्जशीट दायर किए गिरफ्तार किया जाता है और लंबे समय तक के लिए जेल में रखा जा सकता है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा दिया कि 3 माह से अधिक जब किसी को निवारक नज़रबंदी के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 3 माह तक नज़रबंद किया जेल में रखा जा सकता है। उस 3 माह के बाद अगर उसको रखना है जेल में तो इसके लिए फिर सलाहकार बोर्ड के समक्ष उसको प्रस्तुत करना होता है और उसकी अनुमति लेनी होती है। तो आपका तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो आंसर क्या होगा? पहला गलत था, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से वादों में उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के मूल तत्वों को उद्घाटित करने का प्रयास किया गया? शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद। बताइए
उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के मूल तत्वों को उद्घाटित करने का प्रयास किया गया। क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करें। ओके, आप लोगों ने आंसर देने की कोशिश की है कुछ लोगों ने। ओके, ठीक है। तो दोस्तों, उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के मूल तत्व यानी कि संविधान के मूल ढांचे को उद्घाटित करने का प्रयास किया गया किस किस वाद में? तो केशवानंद भारती बनाम केरला राज्य और इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, इन दोनों वाद के माध्यम से संविधान के मूल ढांचे में कौन कौन से तत्व शामिल होने चाहिए, जैसे कि संविधान की सर्वोच्चता, गणतंत्रात्मक और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, संविधान का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप, शक्तियों का पृथक्करण, संविधान का संघीय स्वरूप या फिर अवसर की समानता, विधि द्वारा शासन, धर्मनिरपेक्षता, अंतःकरण की स्वतंत्रता, ये सभी क्या है? संविधान के मूल तत्व हैं। यानी कि ये संविधान के जो मूल तत्व हैं, संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकता है। संविधान संशोधन के माध्यम से संसद इसमें परिवर्तन नहीं ला सकता है। ठीक है, तो इसको जो है किस वाद के द्वारा लाया गया था मूल ढांचे के सिद्धांत को? तो केशवानंद भारती बनाम केरला राज्य और इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण। और शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ की बात करें तो इसमें जो है शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान में संशोधन करने की जो पूर्ण शक्ति है वो संसद की, यानी कि संसद ही जो है संविधान में संशोधन कर सकती है, पूरी शक्ति संसद की ही होगी। ओके, केशवानंद भारती, ठीक है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि संसद जो है मूल अधिकार को ना तो सीमित कर सकती है और ना ही किसी संविधान संशोधन के माध्यम से समाप्त कर सकती है। ओके, तो ये दोनों मामला अलग हो गया। बचा केशवानंद भारती बनाम और इंदिरा गांधी। तो ये दोनों ही आपका आंसर होगा। तो 2 और 4 ऑप्शन बी, ये दोनों ही जो है संविधान के मूल तत्व को उद्घाटित करने का प्रयास किया गया था। इन दोनों वादों के माध्यम से या फिर संविधान के मूल ढांचे को उद्घाटित किया था। चलिए अब आंसर देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, किसी गैर सरकारी सदस्य से पूछे जाने वाले प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। दूसरा, किसी गैर सरकारी सदस्य से अल्प सूचना प्रश्न पूछने का प्रावधान नहीं है। आधे घंटे की चर्चा का उपबंध केवल लोकसभा में पूछे गए प्रश्नों के संदर्भ में ही है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है, बताइए। तो दोस्तों, इसको मैं इरेज कर दूं। हाँ, किसी गैर सरकारी सदस्य से पूछे जाने वाले प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। ओके, दूसरा है, किसी गैर सरकारी सदस्य से अल्प सूचना प्रश्न पूछने का प्रावधान नहीं है। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। अल्प सूचना प्रश्न केवल सरकारी सदस्यों से पूछे जा सकते हैं और अनुपूरक प्रश्न भी केवल सरकारी सदस्यों से पूछे जा सकते हैं, गैर सरकारी सदस्य से नहीं पूछे जा सकते। ठीक है, अनुपूरक प्रश्न और अल्प सूचना प्रश्न दोनों ही। अब तीसरा स्टेटमेंट देखिए, आधे घंटे की चर्चा का उपबंध केवल लोकसभा में पूछे गए प्रश्नों के संदर्भ में ही होती है। नहीं, केवल लोकसभा नहीं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों। ठीक है, राज्यसभा भी इसमें आएगा। आधे घंटे की चर्चा का उपबंध लोकसभा और राज्यसभा में पूछे गए प्रश्नों के संदर्भ में होती है। तो आपका तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। 1 मिनट, तीसरा गलत है। तो आंसर क्या होगा? 1 और 2। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों पर 73वां और 74वां संविधान संशोधन लागू नहीं होता है? तो बताइए, 73वां और 74वां संविधान संशोधन किन किन क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है इन चारों में से? तो दोस्तों, 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो है मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, इसके साथ नागालैंड और मणिपुर के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर, मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र, इन 6 जगहों पर जो है केंद्र शासित 73वां और 74वां संविधान संशोधन लागू नहीं होता है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, माजुली मुखौटे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पारंपरिक रूप से इनका निर्माण केवल मृदा व गोबर के मिश्रण से किया जाता है। इनका उपयोग नव वैष्णव परंपरा में भावना प्रदर्शन हेतु किया जाता है। तीसरा, ये केवल चेहरे से लेकर पूरे शरीर को ढकने के लिए ही हो सकते हैं। तो बताइए कि कितने कथन सही हैं। माजुली मुखौटे के संदर्भ में
पूछा है क्वेश्चन। माजुली मुखौटा, इसे जो है अभी हाल ही में असम में जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, असम में जीआई टैग दिया गया है। तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट जो दिया है माजुली मुखौटे के संदर्भ में कि इसका निर्माण जो है, इस मुखौटे को बनाने के लिए केवल मृदा गोबर के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है, तो नहीं, मृदा गोबर के साथ साथ आसपास की जो स्थानीय सामग्री होती है जैसे कपास, लकड़ी, बांस, कपड़ा, इन सब का प्रयोग करके इस मुखौटे को बनाया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा दिया, इसका निर्माण नौ शैव परंपरा में भावना प्रदर्शन हेतु किया जाता है। तो नौ शैव नहीं, नौ वैष्णव परंपरा में। ठीक है, वैष्णव परंपरा से संबंधित है। ठीक है, नौ वैष्णव परंपरा में भावना प्रदर्शन हेतु इस माजुली मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तीसरा है, ये केवल शरीर से लेकर पूरे शरीर को ढकने के लिए हो सकते हैं। तो आपका तीसरा सही है। तो आंसर क्या होगा? केवल एक। ओके, अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद द्वारा विशेष बहुमत का प्रयोग करके किसी राज्य की सीमा नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। दूसरा कथन है, किसी राज्य की सीमा या नाम में परिवर्तन के संदर्भ में राज्य विधानमंडल का विचार राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होता है। तीसरा, संविधान में किसी भारतीय क्षेत्र को अलग करने का कोई उपबंध नहीं है। बताइए कि कौन सा कथन सही है। पहला देखिए, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद जो है विशेष बहुमत का प्रयोग करके नहीं, बल्कि साधारण बहुमत का प्रयोग करके किसी राज्य की सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, संसद जो है अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकता है, या किसी राज्य का नाम परिवर्तित कर सकता है, या किसी राज्य को 2 राज्यों में विभाजित कर सकता है, या फिर 2 राज्यों को एक राज्य बना सकता है। ठीक है, ये संसद के ऊपर डिपेंड करता है। और ये इसके लिए विशेष बहुमत की जरूरत नहीं होती, इसके लिए साधारण बहुमत की जरूरत होती है। ठीक है, तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा दिया है कि किसी राज्य की सीमा या नाम में परिवर्तन के संदर्भ में राज्य विधानमंडल का विचार राष्ट्रपति या संसद पर बाध्यकारी नहीं होता है। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट सही है। देखिए, जब राज्यों की सीमा में परिवर्तन या फिर अनुच्छेद 3 से संबंधित कोई अध्यादेश लाया जाता है, तो उस अध्यादेश को लाया जाता है तो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बाद ही लाया जाता है। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति क्या करता है, इस अध्यादेश को किसके पास भेजता है? संबंधित राज्य, यानी कि जिस राज्य में ये परिवर्तन करना है, नाम या फिर सीमा में किसी तरह का कोई परिवर्तन करना है अनुच्छेद 3 से संबंधित, तो इस अध्यादेश को राष्ट्रपति क्या करेगा? संबंधित राज्य विधानमंडल में भेजेगा, उसका मत जानने के लिए कि तुम्हारा क्या मत है। ठीक है, तुम्हारे क्या विचार है इस पर। तो राष्ट्रपति ने राज्य विधानमंडल के पास भेजा, और इसके लिए राष्ट्रपति समय क्या करती है? फिक्स करती है कि आपको इतने समय के भीतर, इतने समय अवधि के अंदर आपको अपना डिसीजन, अपना मत देना है। कभी कभी स्टेटमेंट दे देता है कि राष्ट्रपति जो अध्यादेश राज्य विधानमंडल के पास भेजता है तो उसका समय फिक्स रहता है। राष्ट्रपति उसके लिए समय फिक्स कर देता है कि हाँ, आपको इतने नियत समय में ही आपको अपना मत देना है। तो स्टेटमेंट वहाँ पे आप सही करिएगा, नियत समय में ही देना होता है, राष्ट्रपति ऐसा डिसाइड करता है। ठीक है, तो जब राज्य विधानमंडल अपना मत राष्ट्रपति को भेजता है तो राष्ट्रपति की मर्जी उसके मत को माने या ना माने। राज्य विधानमंडल यानी कि राज्य विधानमंडल द्वारा दिया गया मत राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होता है। ठीक है, ओके, तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति या संसद पे बाध्यकारी नहीं होता है इस अध्यादेश अनुच्छेद 3 से संबंधित राज्य विधानमंडल का मत। ठीक है, हमेशा एग्जाम में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद मानता होगा, और फिर फिक्स टाइम में ही राज्य विधानमंडल को अपना मत भेजना होता है। ये नहीं कि अपनी मनमानी करे, हम जब मन में आया, मेरा मन करेगा तभी मैं अपना मत बताऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकता राज्य विधानमंडल। चलिए, तीसरा, संविधान में किसी भारतीय क्षेत्र को अलग करने का कोई उपबंध नहीं है। तो आपका तीसरा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो आपके कितने समय? 2 और 3, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत परिकल्पित है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक दिया गया है। ठीक है, अब बताएं कि इनमें से कौन कौन से, इन चारों में से कौन कौन से धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, पहला, धार्मिक मामलों का प्रबंधन किस आर्टिकल के तहत?
बताइए जल्दी से। आर्टिकल 26, किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर अदायगी की स्वतंत्रता। आर्टिकल 27, शैक्षिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 28, क्या अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार जो है, अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार, क्या ये धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है? बताएं, क्या ये धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है? नहीं ना। फिर ये जो है सांस्कृतिक और शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 30, ठीक है, अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। ये जो है सांस्कृतिक और शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत आता है, न कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, डी कहाँ से होगा? इसमें तो 4 है, ठीक है। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3, ठीक है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। कथन 2, बेरुबाड़ीवाद में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग स्वीकार किया। ठीक है, अब बताएं उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गेस करिए। ठीक है, अब देखिए, इरेज कर दूं पहले। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। आपका पहला स्टेटमेंट सही है, 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। बेरुबाड़ीवाद में जो है उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था। इसमें मिला कि संविधान का भाग स्वीकार किया था, तो नहीं, बेरुबाड़ीवाद में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, केशवानंद भारती मामले में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना था, लेकिन बेरुबाड़ी में नहीं माना था। ठीक है, तो आपका पहला सही है, दूसरा सही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संसद किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन या उत्साजन की पहल कर सकती है। पहल कर सकती है, क्वेश्चन को जब भी पढ़े बहुत ध्यान से पढ़े, बहुत बारीकी से पढ़े, तभी आप यूपीएससी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। आप सोचेंगे बस लाइटली पढ़ते हुए निकल जाएं और हम आंसर कर लें, तो लास्ट में आप गलत हो जाए, आपका क्वेश्चन बहुत गलत हो जाएगा। ठीक है, जब भी पढ़ें बुक, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी पढ़ें अच्छे से पढ़ें, बुक को काफ़ी ध्यान से पढ़ें और कई बार रिवाइज करें। जब रिवीजन करेंगे तब कन्फ्यूज़न नहीं होगी, और प्रैक्टिस करेंगे तो कन्फ्यूज़न जो थोड़ी बहुत बची भी रहेगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, फिर ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए, ताकि आपके रिवीजन और प्रैक्टिस से आपकी तैयारी बेहतर हो सके। ओके, दूसरा स्टेटमेंट देखिए, विधान परिषद के सृजन उत्साजन का संकल्प संसद द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। तीसरा, किसी विधान परिषद की सदस्य संख्या किसी भी दशा में उस राज्य की विधानसभा सदस्यों के 1/3 से अधिक नहीं होगी। अब आप लोग को लगा होगी मैंने तो पढ़ा है, लेकिन अब मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है। चलो अब देखते हैं। संसद किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन या उत्साजन की पहल नहीं करती है। पहल नहीं करती है, पहल कौन करता है? राज्य विधानसभा करता है। बल्कि संसद जो है विधान परिषद का सृजन या उत्साजन करता है, लेकिन सृजन या उत्साजन यानी कि किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन कर सकता है या उसे समाप्त कर सकता है, लेकिन उसका पहल नहीं करता है कि हाँ इस राज्य में विधान परिषद का सृजन होना चाहिए, तो इसकी पहल वो राज्य करेगा, उस राज्य का विधानसभा करेगा। ठीक है, तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा दिया है, विधान परिषद के सृजन उत्साजन का संकल्प संसद द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य नहीं। इसका संकल्प जो है संसद द्वारा विशेष बहुमत से नहीं बल्कि साधारण बहुमत से पारित होना अनिवार्य होता है। ठीक है, राज्य जब इस तरह का पहल लाएगी तो वहाँ पे जो है विधानसभा अपने कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा और राज्य विधानसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, जब राज्य में इस तरह का पहल लाया जाता है कि हाँ इस राज्य में, हमारे राज्य में विधान परिषद होनी चाहिए, तो लेकिन जब संसद के पास ये मामला पहुँचता है इसके सृजन या उत्साजन के लिए, तो वहाँ पे साधारण बहुमत की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आपका दूसरा गलत है। तीसरा स्टेटमेंट सही है, किसी विधान परिषद की सदस्य संख्या जो है किसी भी दशा में उस राज्य की विधानसभा सदस्यों के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है, यानी कि जितने विधानसभा के सदस्य हैं उसका 1/3 जो है विधान परिषद में सदस्य होंगे। तो आपका तीसरा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, प्राथमिक कृषि शाख समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर
विचार कीजिए। पहला कथन, ये मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करती है। दूसरा, इन्हें बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के अंतर्गत रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है। तीसरा, इसका पुनर्वितरण नाबार्ड द्वारा राज्य सहकारी बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से किया जाता है। बताइए उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। ओके, एक बार आप लोग कोशिश करें। और दोस्तों, जब भी पॉलिटी पढ़ें तो मैं हमेशा ये कहूँगी कि आप ध्यान से पढ़ें कहाँ पे साधारण बहुमत का प्रयोग हो रहा है, कहाँ पे विशेष बहुमत का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, किस विधेयक में साधारण बहुमत की जरूरत होती है, किस तरह के विधेयक में विशेष बहुमत की जरूरत होती है। आप एकदम ध्यान से पढ़िएगा, वहाँ पे आप गलत हो जाएंगे। ओके, और इसके साथ ही किस मामले में किस तरह के विधेयक में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरत होती है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत दिए जाते हैं, स्टेटमेंट के तौर पे दिया जाता है, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन भी बहुत होता है। तो अगर जहाँ ज़्यादा कन्फ्यूजन है उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए, प्राथमिक कृषि साख समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अभी मैंने आपसे पूछा इसका आंसर करने की, तो आंसर देने की कोशिश करें। तो दोस्तों, प्राथमिक कृषि साख समितियों के संदर्भ में ये मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को अल्पकालिक ऋण, ना कि दीर्घकालिक, ठीक है, अल्पकालिक नहीं, अल्पकालिक ऋण प्रदान करती है ये ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को, ना कि दीर्घकालिक। तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा, इन्हें बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के अंतर्गत आरबीआई द्वारा इसे रेगुलेट नहीं किया जाता है। ठीक है, इसको आरबीआई द्वारा रेगुलेट नहीं किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। इसका पुनर्वितरण जो है नाबार्ड द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसका पुनर्वितरण नाबार्ड द्वारा राज्य सहकारी बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से किया जाता है। तो आपका तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या होगा, केवल एक। अगला देखिए, गढ़पूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, किसी भी सत्र में प्रतिदिन बैठक से पूर्व गढ़पूर्ति सुनिश्चित की जाती है। दूसरा, बैठक के मध्य गढ़पूर्ति का प्रश्न उठने पर कार्यवाही रोकना आवश्यक है। तीसरा, गढ़पूर्ति का प्रश्न संवैधानिक प्रक्रिया न होकर संसदीय प्रक्रिया का हिस्सा है। बताएं कितने कथन सही हैं। ठीक है, गढ़पूर्ति क्या होता है? गढ़पूर्ति दोस्तों, सदन में सदस्यों की न्यूनतम संख्या, यानी कि अगर सदन में कार्य का संचालन कैसे होगा, अगर सदन में सभी सदस्य उपस्थित ही नहीं है तो सदन का कार्य आगे कैसे बढ़ेगा। इसके लिए कम से कम न्यूनतम इतने सदस्य होने चाहिए कि सदन की कार्यवाही हो सके, सदन का कार्य संचालित हो सके। ठीक है, तो गढ़पूर्ति में सदन के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है कि न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि लोकसभा में कितने, 55, राज्यसभा में 25। रट लीजिए, कभी कभी पीसीएस में पूछ देता है इस तरह का क्वेश्चन यारों में। तो गढ़पूर्ति क्या है, सदन के कुछ सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है, 10वां भाग। ठीक है, यानी कि या तो लोकसभा में 55 और राज्यसभा में 25। तो ये सदन के न्यूनतम सदस्य होते हैं और इतने सदस्य होने चाहिए जिससे कि सदन की कार्यवाही हो सके। अगर मान लीजिए कि इतने सदस्य नहीं है तो क्या होगा, फिर लोकसभा अध्यक्ष कि ये दायित्व होता है, लोकसभा अध्यक्ष या सदन के पीठासीन अधिकारी का यह दायित्व होता है कि अगर गढ़पूर्ति नहीं है, पूरा कोरम पूरा नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी सदन के कार्य को स्थगित कर सकता है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पर, फिर इसका आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो किसी भी सत्र में, जैसे आप स्कूल जाते हो तो सबसे पहले क्या होता है, स्कूल में अटेंडेंस लिया जाता है टीचर्स के द्वारा ना। तो इसी तरीके से इसमें किसी भी सत्र में प्रतिदिन बैठक से पूर्व गढ़पूर्ति सुनिश्चित की जाती है कि हाँ इतनी गढ़पूर्ति पूरी हो रही, कोरम पूरा हो रहा है कि नहीं, पूरे सदस्यों का 1/10 सदस्य है कि नहीं, 55 सदस्य या 25 सदस्य हैं कि नहीं। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा देखिए, बैठक के मध्य गढ़पूर्ति का, अगर बैठक के मध्य यानी कि बैठक चल रही हो और गढ़पूर्ति का प्रश्न उठ जाता है तो फिर उठने पर कार्यवाही रोकना आवश्यक हो जाता है। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा दिया कि गढ़पूर्ति का प्रश्न संवैधानिक प्रक्रिया न होकर संसदीय प्रक्रिया, तो आपका गलत है ये तीसरा। गढ़पूर्ति का जो प्रश्न है ये संवैधानिक प्रक्रिया है। आर्टिकल अनुच्छेद 100 के क्लॉज 3 में आपको गढ़पूर्ति का संवैधानिक प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगा, अनुच्छेद 100 के क्लॉज 3 में। तो आपका तीसरा गलत हो गया। ठीक है, संसदीय परंपरा का हिस्सा नहीं है, संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है गढ़पूर्ति। हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं एग्जाम में। हमें लगता है कि नहीं गढ़पूर्ति क्या पता संसदीय परंपरा का हिस्सा हो, तो नहीं, ये संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है। तो आपका दोनों स्टेटमेंट सही है, 2 सही है, 1 गलत है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला देखिए, अध्यादेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन, इसके माध्यम से संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसके प्रवर्तन के लिए संसद के समवेत होने के 6 माह के भीतर इसका अनुमोदन आवश्यक है। तीसरा है, इसे संसद द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन सभी बहुत नॉर्मल दिए हुए हैं, इजी है, और इस तरह से एग्जाम में भी इसी तरह से पूछे जाते हैं। देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मॉडरेट होते हैं, थोड़े इजी होते हैं, जो मैक्सिमम जो साधारण बच्चे होते हैं, पढ़े रहते हैं, वो कर लेते हैं। थोड़े से लेवल उसका अधिक होता है मॉडरेट में, तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। बहुत ज़्यादा जो हार्ड टफ क्वेश्चंस होते हैं मैक्सिमम बच्चे नहीं कर पाते हैं। जो इजी होता है, जो मॉडरेट लेवल का होता है, वही बच्चे क्वेश्चंस करते हैं और अपना सिलेक्शन ले जाते हैं। जो यूनिक पढ़ने के चक्कर में होता है कि लगता है कि जो टफ है, टफ के पीछे मत भागिए। जो इजी है वो इजी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, जो मॉडरेट क्वेश्चन है वो गलत नहीं होना चाहिए। हार्ड या टफ क्वेश्चन के पीछे भागिए ही मत, वो सबको नहीं आता है। जो सबको आता है वो आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके माध्यम से संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता, तो बिल्कुल अध्यादेश के माध्यम से संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है, हमेशा ध्यान रखिएगा ये स्टेटमेंट। ओके, दूसरा दिया है, इसके प्रवर्तन के लिए संसद के समवेत होने के 6 माह नहीं बल्कि 6 सप्ताह, आपने पढ़ा होगा, 6 सप्ताह के भीतर इसका अनुमोदन आवश्यक होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा दिया है कि इसे संसद द्वारा किसी भी समय वापस, संसद द्वारा नहीं बल्कि इसे राष्ट्रपति, अगर केंद्र में लागू होता है अध्यादेश तो राष्ट्रपति, राज्य में राज्यपाल, ठीक है, किसी भी समय वापस लिया जा सकता है इसको, ठीक है, राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा। तो आपका तीसरा गलत हो गया, तो आंसर क्या होगा? केवल एक। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई किसी सलाह पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार के लिए कह सकता है। मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई किसी सलाह को न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकता है। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? कोशिश करें एक बार। बहुत सारे बच्चे होंगे जो स्टार्टिंग में देख करके फिर भागेंगे, अरे मेरा तैयारी नहीं है, मैंने तो पढ़ा ही नहीं है। जब पढ़ लेंगे तब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ऐसे पढ़ाई कभी पूरी नहीं होगी। आज अगर आप क्वेश्चंस देख रहे हो, समझ रहे हो कि अच्छा इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, जब आप बुक पढ़ोगे ना तो फिर बहुत जल्दी दिमाग आपका कैच करेगा, अच्छा मैंने यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन दिया था, तब मुझे समझ में आ रहा है कि कैसे पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन देखना, प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो बच्चे डर जाते हैं ना, पहले ही जो भाग जाते हैं, वो उनका कभी कुछ नहीं हो पाता। जो डेडिकेटेड रहते हैं, जो अंत तक प्रयास करते हैं, वही जीतते हैं। कहते हैं ना कि जीतता वही है जो अंत तक प्रयास करता है। ओके, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई किसी सलाह पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार। देखो, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देता है किसी भी कार्य के लिए, ठीक है। राष्ट्रपति क्या करता है कि उस सलाह को मान सकता है या पुनर्विचार के लिए दोबारा भेज देता है। राष्ट्रपति कहता है कि इस पर तुम फिर से विचार करो मंत्रिपरिषद, फिर मंत्रिपरिषद क्या करता है? पुनर्विचार करता है। अब पुनर्विचार के बाद जब राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है सलाह, तो राष्ट्रपति इसको मानने के लिए बाध्य होता है। सेकेंड टाइम जब पुनर्विचार के बाद भेजा जाएगा तो राष्ट्रपति बाध्य होगा मानने के लिए, फर्स्ट टाइम भेजा जाएगा तो बाध्य नहीं होगा, ठीक है। तो यही स्टेटमेंट इसमें दिया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई किसी सलाह पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार के लिए कह सकता है कि भाई इस पर एक बार दोबारा सोच लो, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। और दूसरा देखिए, मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति की दी गई सलाह, किसी सलाह को न्यायालय में प्रश्नगत किया नहीं, न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को क्या सलाह दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है, क्या पता वो राष्ट्र हित के बारे में कोई सलाह दे रहा हो, या फिर ऐसी कोई बातें हैं जिसे बाहर आना नहीं चाहिए, तो इससे संबंधित प्रश्नगत जो है, इससे संबंधित सवाल न्यायालय में नहीं उठाया जा सकता है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल। इसको जो है 44वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद में भेज सकती है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अनुपूरक अनुदान की मांग राशियों के व्यय के पश्चात यानी वित्तीय वर्ष बीत जाने के बाद प्रस्तुत की जाती है। दूसरा, आपात स्थिति में सरकार की धन की अप्रत्याशित मांग को पूर्ण करने के लिए प्रत्यानुदान की मांग की जाती है। बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, अनुपूरक अनुदान की मांग राशियों को जो है व्यय के पश्चात नहीं बल्कि व्यय के पूर्व प्रस्तुत की जाती है। तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया।
दूसरा सही है कि आपात स्थिति में सरकार की धन की अप्रत्याशित मांग को पूरा करने के लिए प्रत्यानुदान की मांग की जाती है। तो दूसरा सही है, तो आंसर क्या होगा? केवल 2। ठीक है, अगला देखिए, जिप्स गिद्धों के आवास के रूप में प्रसिद्ध मोयार घाटी निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व में स्थित है? मोयार घाटी किस टाइगर रिजर्व में स्थित है? दोस्तों, मोयार घाटी जो है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में स्थित है। और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। ठीक है, ये तमिलनाडु में स्थित है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां हैं? पहला, किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना। दूसरा, प्रशासनिक एवं विधानमंडल से संबंधित विषयों पर मुख्यमंत्री से जानकारी मांगना। तीसरा, राज्य सूची के विषयों पर किसी अपराधी को क्षमादान देना। चौथा, बहुमत न होने की स्थिति में विधानसभा का विघटन करना। तो राज्यपाल को राज्यपाल की विवेकाधीन यानी कि ऐसी कौन कौन सी शक्तियां हैं, या फिर विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत राज्यपाल कौन कौन सा कार्य कर सकता है अपने विवेक के आधार पर, जिसमें इस तरह के कार्य में यानी कि विवेकाधीन शक्तियों में राज्यपाल को मंत्रिपरिषद से सलाह नहीं लेनी पड़ती है या फिर उसके सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होती है। यहाँ पे राज्यपाल अपने मन मुताबिक कार्य कर सकता है। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला दिया है, विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है। तो बिल्कुल राज्यपाल जो है अपने विवेक के आधार पर अगर उसके पास कोई विधेयक आता है, उसे लगता है कि राष्ट्रहित में है या बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसको उस तरह के विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर देगा या फिर राष्ट्रपति के पास भेज देगा राज्यपाल। यहाँ पे मंत्रिपरिषद की कोई भूमिका नहीं होती है। ठीक है, दूसरा है, प्रशासनिक और एवं विधानमंडल से संबंधित विषयों पर मुख्यमंत्री से जानकारी मांगना। ये भी राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां हैं। तीसरा है कि राज्य सूची के विषयों पर किसी अपराधी को क्षमादान देना नहीं। यहाँ पे राज्य सूची के विषयों पर किसी अपराधी को क्षमादान देना, या फिर राष्ट्रपति की बात करें तो वहाँ पे राष्ट्रपति जो है संघ सूची और समवर्ती सूची से संबंधित किसी अपराधी को क्षमादान देता है। तो दोनों मामलों में, चाहे राष्ट्रपति की बात करें या राज्यपाल की, दोनों की जो क्षमादान की शक्ति है ना, ये मंत्रिपरिषद के अधीन होती है। ठीक है, यहाँ पे ये अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी राष्ट्रपति के संदर्भ में भी क्वेश्चन दे देता है इस तरह का स्टेटमेंट, तो वहाँ पे गलत मत करिएगा। वहाँ पे राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति नहीं है वो, ना ही यहाँ पे राज्यपाल की है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, हमेशा ध्यान रखिएगा। चौथा दिया है, बहुमत न होने की स्थिति में विधानसभा का विघटन कर सकता है। तो बिल्कुल अगर राज्यपाल को लगता है कि विधानसभा में किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे विधानसभा का विघटन कर सकता है राज्यपाल। इसके अलावा वो मंत्रिपरिषद को बर्खास्त भी कर सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 1, 2 और 4। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विधान परिषद का उपाध्यक्ष, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्यसभा का उपसभापति, विधायक एवं सांसद, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। उपरोक्त में से कितने पदाधिकारियों के वेतन संबंधित प्रावधान उपरोक्त में से कितने पदाधिकारियों के वेतन संबंधी प्रावधान संविधान की अनुसूची 2 में वर्णित हैं? आप लोग टेस्ट ये क्लास खत्म होने के बाद जाके देखिएगा कि अनुसूची 2 में किन किन पदाधिकारियों के वेतन किन किन लोगों के पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित अनुसूची 2 में शामिल है। ठीक है, यानी कि अनुसूची 2 में कौन कौन से पदाधिकारियों के वेतन भत्ते शामिल हैं, इसको देखना है। ठीक है, तो वैसे तो इसमें अगर हम बात करें तो विधान परिषद का उपाध्यक्ष, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्यसभा उपसभापति, विधायक एवं सांसद को छोड़ करके क्या हुआ? ठीक है, तो मैं बताती हूँ। इसमें विधायक एवं सांसद को छोड़ करके, क्योंकि जो वेतन और भत्ता दिया जाता है वो विधान परिषद का उपाध्यक्ष, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्यसभा का उपसभापति और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। चौथा नहीं होगा, पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा होगा। तो आपका आंसर क्या होगा? केवल 4। ठीक है, चलो अगला देखिए। 9वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे 10वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में समाहित किया गया।
दूसरा, इस अनुसूची में समाहित प्रावधानों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। तो दोस्तों, नवीं अनुसूची को 10वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं बल्कि पहले संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में समाहित किया गया था। दूसरा है कि इस अनुसूची में समाहित प्रावधानों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, तो न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, तो दूसरा भी गलत हो गया, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है कार्यवाहियों को प्रकाशित करने पर रोक का अधिकार। दूसरा, सदन के विशेषाधिकारों को भंग करने पर दंडित करने का अधिकार। गिरफ्तारी से उन्मुक्ति का अधिकार। चौथा, बाहरी व्यक्तियों को अपवर्जित करने का अधिकार। उपरोक्त में से कितने सदन लोकसभा या राज्यसभा के सामूहिक विशेषाधिकार में शामिल है? तो सामूहिक विशेषाधिकार में उपरोक्त में से कौन कौन से कथन शामिल है, बताएं। तो विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 में विशेषाधिकार से संबंधित प्रावधान है। विशेषाधिकार में एक होता है सामूहिक विशेषाधिकार, दूसरा होता है व्यक्तिगत विशेषाधिकार, जो कि संसद के सदन के सदस्यों या फिर विधानसभा सदन के सदस्यों को यह अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, सामूहिक विशेषाधिकार और व्यक्तिगत विशेषाधिकार। अब क्वेश्चन में पूछा है सामूहिक विशेषाधिकार में उपरोक्त में से कौन कौन से शामिल है? तो सामूहिक में आपका आएगा कार्यवाहियों को प्रकाशित करने पर रोक का अधिकार, सदन के विशेषाधिकारों को भंग करने पर दंडित करने का अधिकार, बाहरी व्यक्तियों को अपवर्जित करने का अधिकार। ठीक है, लेकिन गिरफ्तारी से उन्मुक्ति का अधिकार ये सामूहिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत विशेषाधिकार है। ठीक है, व्यक्तिगत विशेषाधिकार है। तो आपका 1, 2 और 4 यानी कि टोटल 3 कथन सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अट्टापाका पक्षी अभ्यारण्य जो हाल ही में प्रवासी पक्षियों के आगमन के संदर्भ में चर्चा में था, निम्नलिखित में से किस झील पर अवस्थित है? कोलेरू झील, पुलिकट झील, वेम्बनाड झील, उमियम झील। तो अट्टापाका पक्षी अभ्यारण्य जो है दोस्तों ये कोलेरू झील में अवस्थित है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। ये जो है कृष्णा और गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। चलिए अगला देखिए, हाल ही में संसद में प्रस्तुत 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 के विधिक रूप में परिवर्तित होने पर संविधान के निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों में परिवर्तन होगा? 129वां संविधान संशोधन विधेयक एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित है, यानी कि अगर एक राष्ट्र एक चुनाव का कॉन्सेप्ट आता है वर्तमान में, तो इसके आने से विधिक में कौन कौन सा परिवर्तन करना होगा, यानी कि किन किन अनुच्छेदों में हमें परिवर्तन करना होगा? तो दोस्तों अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 327, इन तीनों में हमें संशोधन करना होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, ऑप्शन सी। ओके, चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र सरकार राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से उच्च न्यायालय की भाषा में परिवर्तित कर सकती है। दूसरा, संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। तीसरा, राज्य विधानमंडल द्वारा विधि बनाकर शासकीय प्रयोजन हेतु एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग किया जा सकता है। बताएं उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? कितने कथन सही हैं बताने की कोशिश करें। तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है कि केंद्र सरकार राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से उच्च न्यायालय की भाषा में परिवर्तन कर सकती है। तो उच्च न्यायालय की भाषा में परिवर्तन जो है राज्यपाल करेगा। ठीक है, राज्यपाल करेगा, केंद्र सरकार नहीं। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा दिया कि संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। आर्टिकल 343 में ये प्रावधान है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी। तो आपका दूसरा सही है। तीसरा दिया है कि आर्टिकल 345 के तहत, आर्टिकल 345 में प्रावधान है कि राज्य विधानमंडल जो है विधि बना करके अपने शासकीय कार्यों के लिए, शासकीय प्रयोजन के लिए एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग कर सकता है। तो आपका तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो 2 और 3 सही है, यानी कि टोटल कितने हैं? 2। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इससे लोकसभा द्वारा अनुमोदित सभी अनुदानों के व्यय की पूर्ति होती है। दूसरा, राज्यसभा इसमें संशोधन कर सकती है परंतु अस्वीकृत नहीं कर सकती। तीसरा, यह सरकार को संचित निधि के व्यय का कानूनी अधिकार प्रदान करता है। बताएं कितने कथन विनियोग विधेयक के संबंध में सही हैं? तो विनियोग विधेयक के संबंध में बताइए कौन कौन से कथन सही है। ऊपर पहला दिया, इसमें जो दिया है पहला स्टेटमेंट कि इसे लोकसभा द्वारा अनुमोदित
सभी अनुदानों के व्यय के लिए पूर्ति होती है। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा दिया है कि राज्यसभा इसमें संशोधन कर सकती है। तो क्या राज्यसभा इसमें संशोधन विनियोग विधेयक में संशोधन कर सकती है? नहीं, राज्यसभा जो है विनियोग विधेयक में ना तो संशोधन कर सकती है और न ही अस्वीकृत कर सकती है। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तीसरा है कि यह सरकार को संचित निधि के व्यय का कानूनी अधिकार प्रदान करता है। तो तीसरा सही है। तो टोटल 2 कथन सही है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्यसभा का उपसभापति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य, कितने पदाधिकारियों का वेतन जो है भारत की संचित निधि पर भारित होता है? तो भारत की संचित निधि पर भारित होता है आपका नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य का वेतन। तो आंसर होगा केवल 2। ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है ऊर्जा संग्रहण हेतु पारंपरिक बैटरियों का उपयोग, शून्य ध्वनि प्रदूषण, ओके, अधिक रखरखाव की आवश्यकता, निकास नली से केवल जल का उत्सर्जन। उपरोक्त में से कौन से हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी के संदर्भ में सही है? ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी एक तरह का ये नाव है जिसे कोचीन शिपयार्ड द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ये नाव जो है हाइड्रोजन सेल का प्रयोग, इस नाव में हाइड्रोजन सेल का प्रयोग किया जाता है। अभी हाल ही में इसका जलावतरण जो है वाराणसी में किया गया है। तो इसी के संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा है। तो पहला जो पूछा है कि ऊर्जा संग्रहण हेतु पारंपरिक बैटरियों का प्रयोग होगा, नहीं, हाइड्रोजन फ्यूल सेल दिया है तो यहाँ पे पारंपरिक बैटरियों का प्रयोग क्यों होगा? इसी से कॉन्सेप्ट लग जाएगा। अपना दिमाग भी जब भी क्वेश्चन इस तरह का दे तो थोड़ा अपना दिमाग भी यूज़ किया करिए। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन फ्यूल सेल की बात कर रही है और यहाँ पे स्टेटमेंट में पारंपरिक बैटरियों के उपयोग को बोल रहा है। तो आपका पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो पहला दूसरा ऑप्शन बी एलिमिनेट हो जाएगा। सी आंसर बचेगा आपका ऑप्शन डी। अब डिटेल में डिस्कस करें तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल मैंने बताया जैसे कि एक नाव है, इससे क्या होगा? शून्य ध्वनि प्रदूषण होता है, यानी कि इससे प्रदूषण नहीं होगा। अधिक रखरखाव की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होगी। निकास नली से केवल जल का उत्सर्जन होगा। तो अब बचा 2 और 4, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कथन है ट्रेजरी बिल से प्राप्त ऋण, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण, प्रेषण से प्राप्त धन, कर्मचारी भविष्य निधि। उपरोक्त में से कौन से भारत के लोक लेखा के भाग हैं? तो भारत के लोक लेखा के भाग कौन कौन से हैं? प्रेषण से प्राप्त धन और कर्मचारी भविष्य निधि, ये दोनों जो है प्रेषण से प्राप्त लोक लेखा के भाग हैं। ठीक है, प्रेषण से प्राप्त धन और कर्मचारी भविष्य निधि। तो आंसर क्या होगा आपका? 3 और 4, ऑप्शन बी। और ट्रेजरी बिल से प्राप्त ऋण और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण, ये जो है भारत की संचित निधि के भाग हैं। ठीक है, भारत के संचित निधि के भाग हैं। तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है राज्य विधायिका द्वारा स्थापित आकस्मिकता कोष सरकार के व्ययाधीन होता है। दूसरा, भारत की संचित निधि से सरकार का संपूर्ण खर्च वहन किया जाता है। तीसरा, भारत की लोक लेखा से भुगतान के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है। बताएं कितने कथन सही हैं? तो पहला दिया है कि राज्य विधायिका द्वारा आकस्मिकता कोष सरकार के व्ययाधीन होता है। तो ये सरकार के व्ययाधीन नहीं बल्कि राष्ट्रपति के व्ययाधीन होता है, राज्य विधायिका द्वारा स्थापित नहीं होता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है भारत की संचित निधि से सरकार का संपूर्ण खर्च वहन किया जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है, लेकिन संसद की अनुमति के बाद ही भारत की संचित निधि का प्रयोग किया जाता है। चलिए तीसरा देखिए, भारत की लोक लेखा से भुगतान के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है। तो भारत के लोक लेखा से भुगतान के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। तो तीसरा आपका गलत हो जाता है। तो बचा केवल एक, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला देखिए, अनुच्छेद दिया है, विवरण दिया है और संविधान संशोधन। अनुच्छेद 301 को 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था? नहीं, तो फिर 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको अनुच्छेद 300 संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300A में जोड़ा गया था 44वें संविधान संशोधन द्वारा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर या निःशुल्क शिक्षा के अवसर का प्रावधान जो है 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51(1)(1) के में जोड़ा गया था। तो आपका दूसरा सही है। सहकारी समितियों का संवर्धन जो है
सहकारी समितियों का प्रावधान 97वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 43B में लाया गया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका केवल 2। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत में अमेरिका के समान सम्यक विधि प्रक्रिया का संरक्षण प्रदान किया गया है। दूसरा, सम्यक विधि प्रक्रिया में मौलिक और प्रक्रियात्मक दोनों विधियों को शामिल किया गया है। तीसरा, कोई प्रक्रिया सम्यक है या नहीं, इसका निर्धारण नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है या नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत में निहित है। बताएं कितने कथन सही हैं। तो दोस्तों, भारत में अमेरिका के समान सम्यक विधि प्रक्रिया को संरक्षण प्रदान किया गया है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा भी सही है कि जो सम्यक विधि प्रक्रिया है ये मौलिक और प्रक्रियात्मक दोनों विधियों को इसमें शामिल किया जाता है। तीसरा भी स्टेटमेंट आपका सही है कि ये नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत में नहीं, न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, सभी 3। हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट गया का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। तो प्रोजेक्ट गया का उद्देश्य वित्तीय प्रणाली में जलवायु संबंधी जोखिम का विश्लेषण करना। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ओके, चलिए अगला देखिए, मौलिक अधिकारों पर लगने वाले युक्त निर्बंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, हमें आप सबको पता होगा कि जो हम सबको फंडामेंटल राइट्स मिला हुआ है, मौलिक अधिकार, इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। आप अपने राइट्स को एक लिमिट तक ही प्रयोग कर सकते हैं। अपने मूल अधिकारों का प्रयोग जो है एक सीमा तक ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, आपको नाचना गाना आपकी फंडामेंटल राइट्स है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम तेज़ी से साउंड बजा के डांस करें। आप उतने ही तक अपने मूल अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं जितने कि दूसरे के मूल अधिकारों का हनन ना हो। ठीक है, अब देखिए आगे स्टेटमेंट, संविधान में इनके सुनिश्चित मानकों का उल्लेख किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट सही नहीं है, संविधान में इनके सुनिश्चित मानकों का उल्लेख नहीं किया गया है। ये न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है, तो बिल्कुल दूसरा स्टेटमेंट सही है कि अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके मांग कर सकते हो, या फिर यानी कि अगर इस तरह का कोई कानून लाया जाता है संसद द्वारा जो आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा होता है, तो ऐसे में इसकी संवैधानिकता की जांच की जा सकती है और इसे शून्य घोषित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए तीसरा देखिए, भारत में प्रवेश के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता है, इसका उदाहरण है। तो बिल्कुल मूल अधिकारों पर लगने वाले युक्त निर्बंधन में आप इसको एक उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कि भारत में कोई भी आप प्रवेश करो या फिर कोई विदेशी नागरिक प्रवेश कर रहा है तो इसके लिए पासपोर्ट की ज़रूरत होती है और पासपोर्ट की आवश्यकता, पासपोर्ट को दिखाना ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2। अगला देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सरकार द्वारा कर अधिग्रहण, रेल विभाग द्वारा रेल की समय सारणी में परिवर्तन, संविदा द्वारा नियुक्त शिक्षकों द्वारा सरकारी शिक्षकों के समान वेतन की मांग, प्रशासनिक पद पर रहते हुए न्यायाधीश द्वारा किए गए कार्य। उपरोक्त में से कितने विषयों पर परामर्श रिट जारी नहीं किया जा सकता है। तो परामर्श रिट क्या होता है, परामर्श का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। ठीक है, इसे न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है जब कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने दायित्वों को करने से मना, अपने कार्यों को, यानी कि जो उसका काम है, जो उसकी ड्यूटी है, अपने ड्यूटी के अंतर्गत कार्यों को करने से मना करता है, तो ऐसे में उस व्यक्ति से पूछा जा सकता है कि तुम अपने दायित्वों का निर्वहन क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसे में परामर्श रिट जारी किया जा सकता है। ठीक है, किसी सार्वजनिक अधिकारी के खिलाफ परामर्श रिट जारी किया जा सकता है। अब इसमें सरकार द्वारा कर अधिग्रहण किया जा रहा है, तो इस संदर्भ में परामर्श रिट जारी नहीं किया जा सकता है। पूछा है कि नहीं जारी किया सकता। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन जब भी पढ़ें ध्यान से पढ़ें। रेल विभाग द्वारा रेल की समय सारणी को परिवर्तित कर दिया जाता है, किसी रेल में किसी डिब्बे को बढ़ा दिया जाता है, घटा दिया जाता है, तो इसके संदर्भ में भी परामर्श रिट जारी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पे राइट टिक करती हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। अब किसी टीचर को संविदा पर रखा गया है और वो मांग कर रहा है कि हमें एक गवर्नमेंट टीचर की तरह मुझे भी सैलरी मिलनी चाहिए, तो इसकी मांग करता है तो क्या इसके खिलाफ परामर्श रिट जारी किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। चौथा देखिए, प्रशासनिक पद पर रहते हुए न्यायाधीश पे किए गए कार्य, तो इस पर भी परामर्श रिट जारी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका, सभी 4।
अगला देखिए, नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसको क्रियान्वित करने वाली विधियों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी जा सकती है। दूसरा है, इनसे असंगत विधि को शून्य घोषित किया जा सकता है। तीसरा, अनुच्छेद 43 के तहत ग्राम सभा को ग्रामीण कुटीर उद्योगों के निर्माण हेतु अधिकृत किया गया है। बताएं कौन सा कथन सही है नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में। तो इसको क्रियान्वित करने वाली विधियों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी जाती है, नहीं, एक मिनट, सॉरी, इनको क्रियान्वित करने वाली विधियों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी जा सकती है, तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि इनसे असंगत विधि को शून्य घोषित किया जा सकता है, तो नहीं, केवल मूल अधिकारों से असंगत विधि को शून्य घोषित किया जा सकता है। तीसरा है, अनुच्छेद 43 के तहत जो है ग्राम सभा को ग्रामीण कुटीर उद्योगों के निर्माण हेतु अधिकृत किया गया है, तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या होगा, 1 और 3, ऑप्शन डी। अगला देखिए, विपक्ष के नेता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 97 के तहत सदन में 10% या अधिक सीटें प्राप्त दल के व्यक्ति को विपक्ष के नेता का दर्जा दिया जाता है। दूसरा, सदन में पीठासीन अधिकारी द्वारा इसे मान्यता दी जा सकती है। तीसरा, वह केंद्रीय सतर्कता आयोग की चयन समिति का सदस्य होता है। तो बताएं कितने कथन सही हैं। तो दोस्तों, विपक्ष के नेता के संदर्भ में संविधान में किसी भी तरह का कोई प्रावधान नहीं है, जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि आर्टिकल 97 के तहत सदन में 10% या अधिक सीटें प्राप्त दल के व्यक्ति को विपक्ष का नेता कहा जाएगा। तो 97 में ये प्रावधान नहीं है, ठीक है, संविधान में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं, बल्कि ये स्टेटमेंट सही है कि अगर सदन में किसी दल को 10% या उससे अधिक सीटें प्राप्त होती हैं तो उनमें से किसी एक व्यक्ति को विपक्ष का नेता का दर्जा दिया जाता है। तो ये इतना सही है, लेकिन ये प्रावधान संविधान में नहीं है, ठीक है। दूसरा है कि सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा विपक्ष के नेता को दर्जा दिया जाता है या इसे मान्यता दी जाती है, तो आपका दूसरा स्टेटमेंट सही है। और ये जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग की चयन समिति का सदस्य होता है, तो तीसरा भी सही है, ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसकी चयन समिति में जो है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और इसके साथ ही विपक्ष का नेता शामिल होता है, ठीक है। तो आपका तीसरा सही है, तो टोटल 2 स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा ड्राई आइस के संदर्भ अनुप्रयोग में शामिल है, ठीक है। ड्राई आइस, शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ड्राई आइस कहते हैं, ओके। अब इसके अनुप्रयोग के संदर्भ में पूछा क्वेश्चन कि इसके अनुप्रयोग में कौन कौन से शामिल है। तो दोस्तों, इसका कीट नियंत्रण में इसका प्रयोग किया जाता है, खाद्य संरक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है, जैविक नमूनों के भंडारण में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला देखिए, लेखानुदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक वित्तीय वर्ष के अनुमानित व्यय के 1/6 भाग के बराबर ही हो सकता है। दूसरा, प्रत्येक चुनाव से पूर्व सरकार द्वारा प्रशासन चलाने के लिए लेखानुदान अनिवार्य रूप से लिया जाता है। तीसरा, इसे बजट पर सामान्य चर्चा के बाद और अनुदान मांगों पर मतदान से पूर्व स्वीकार किया जाता है। ओके, बताएं उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। ओके, तो दोस्तों, लेखानुदान के संदर्भ में जो पहला स्टेटमेंट दिया है कि यह एक वित्तीय वर्ष के अनुमानित व्यय का 1/6 भाग के बराबर ही हो सकता है, तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। लेकिन दूसरा जो दिया है कि प्रत्येक चुनाव से पूर्व सरकार द्वारा प्रशासन चलाने के लिए लेखानुदान अनिवार्य रूप से लिया जाता है, तो आपका दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। तीसरा है, इसे बजट पर सामान्य चर्चा के बाद और अनुदान मांगों पर मतदान से पूर्व स्वीकार किया जाता है, तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या होगा, केवल 2। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अगला क्वेश्चन, अध्यादेश प्रख्यापित करने हेतु राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है। केवल समवर्ती सूची पर विधि बनाने की शक्ति, संसद द्वारा विधानमंडल का सृजन, परिसीमन का अधिकार संबंधित विधानमंडल को प्राप्त। उपरोक्तों में से कितने संघ राज्य क्षेत्रों के संदर्भ में सही हैं। तो कितने संघ राज्य क्षेत्रों के संदर्भ में सही है, ये पूछ रहे क्वेश्चन में। पहला, अध्यादेश प्रख्यापित करने हेतु राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक होती है, तो बिल्कुल पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि केवल समवर्ती सूची पर विधि बनाने की शक्ति होती है, नहीं, केवल समवर्ती सूची नहीं, संघ और समवर्ती दोनों पर होती है, केवल समवर्ती नहीं होती। तीसरा है, संसद द्वारा विधानमंडल का सृजन किया जा सकता है, तो तीसरा आपका सही है कि संसद द्वारा इस क्षेत्र में
संघ राज्य क्षेत्रों में विधानमंडल का सृजन किया जा सकता है। 14 है परिसीमन का अधिकार संबंधित विधानमंडल को प्राप्त है। तो परिसीमन का अधिकार संबंधित विधानमंडल को नहीं प्राप्त है बल्कि संसद को प्राप्त है। ठीक है, तो चौथा गलत हो गया। आंसर क्या होगा? 1 और 3, यानी टोटल 2 स्टेटमेंट सही हैं। तीसरा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। राजीव गांधी हत्या, भोपाल गैस त्रासदी, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद, शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन, हिंदू विवाह अधिनियम। उपरोक्त में से कितने मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय का प्रयोग किया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत पूर्ण न्याय का प्रयोग किया है किन किन मामलों में? तो इन सभी मामलों में किया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है सांसदों द्वारा लाभ का पद धारण करना निरर्हता का एक आधार है। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 102 में लाभ के पद को परिभाषित किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो सांसदों द्वारा जब अगर कोई व्यक्ति लाभ का पद धारण करता है तो वो संसद का सदस्य नहीं बन सकता है। ठीक है, उसके लाभ के पद को त्यागना होगा। तो ये आपको पता ही होगा। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है, लेकिन लाभ के पद को परिभाषित नहीं किया गया है आर्टिकल 102 में। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो आंसर क्या होगा? केवल 1। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म के संदर्भ में सही है? ओके, तो स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म के संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला दिया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से प्रेरित है। दूसरा, इसका वित्त पोषण विश्व बैंक द्वारा किया जा रहा है। तीसरा, यह विद्यार्थियों की बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल का आकलन प्रदान करता है। तो कितने कथन सही हैं? स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म जो है यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से प्रेरित है। पहला स्टेटमेंट सही है। इसका वित्त पोषण विश्व बैंक द्वारा नहीं बल्कि शिक्षा मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता है। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तीसरा दिया कि विद्यार्थियों की बुनियादी साक्षरता तथा संख्यात्मक कौशल का आकलन प्रदान करता है। तो नहीं, विद्यार्थियों की बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल का आकलन जो है प्रगति कार्ड के माध्यम से प्रदान किया जाता है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा केवल 1, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन वह विधायिका द्वारा पुनः पारित विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। दूसरा, उच्च न्यायालय की संविधान प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव की स्थिति में विधेयक को अनिवार्यतः राष्ट्रपति के विचारार्थ रखता है। तीसरा, इसके द्वारा जारी अध्यादेश का प्रभाव संसद द्वारा पारित किसी अधिनियम के समान होता है। कितने कथन सही है? राज्यपाल के संदर्भ में इसने स्टेटमेंट दिया हुआ है। इसमें पहले स्टेटमेंट है कि वह विधायिका द्वारा पुनः पारित विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य। नॉर्मल सी बात है कि राज्यपाल के पास जब कोई विधेयक आता है तो उस विधेयक को या तो वो पारित कर देता है या अपने पास रखता है। ठीक है, या फिर वो राष्ट्रपति के विचारार्थ रख देता है या राष्ट्रपति के पास भेज देता है। लेकिन राज्यपाल इस विधेयक को दोबारा विधायिका में भेज देता है पुनर्विचार के लिए। लेकिन पुनर्विचार के बाद जब राज्यपाल के पास ये विधेयक आता है तो राज्यपाल इस पर अपनी सहमति या अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है। दूसरा दिया है कि उच्च न्यायालय की संविधान प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव की स्थिति में विधेयक को अनिवार्यतः, यानी किस तरह का कोई विधेयक अगर आता है राज्यपाल के पास, जो संविधान में जो शक्तियां प्रदान की गई हैं उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला इस तरह का कोई विधेयक रहता है, तो ये अनिवार्य रूप से राज्यपाल क्या करेगा? राष्ट्रपति के विचार के लिए रख देगा या राष्ट्रपति के पास भेज देगा। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा दिया है कि इसके द्वारा जारी अध्यादेश का प्रभाव नहीं, जब राज्यपाल द्वारा कोई अध्यादेश जारी किया जाता है तो ये संसद द्वारा पारित किसी अधिनियम के समान नहीं बल्कि राज्य विधानसभा द्वारा पारित किसी अधिनियम के समान होता है। संसद द्वारा समान नहीं होता कि राष्ट्रपति अगर कोई अध्यादेश जारी करता है तो उसके द्वारा जो अध्यादेश जारी की जाएगी उसका प्रभाव संसद द्वारा पारित किसी अधिनियम के समान होगा, न कि राज्यपाल द्वारा। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। आंसर होगा केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष को दल बदल अधिनियम के प्रावधानों से बाहर रखा गया है। तीसरा, लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता के दायित्व का निर्वहन राज्यसभा के सभापति द्वारा किया जाता है। बताना है कि कितने कथन सही हैं। ओके,
पहला स्टेटमेंट दिया है कि लोकसभा महासचिव की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो नहीं, लोकसभा महासचिव की नियुक्ति जो है पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नहीं। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा दिया है लोकसभा अध्यक्ष को दल बदल अधिनियम के प्रावधानों से बाहर रखा गया है, तो बिल्कुल लोकसभा अध्यक्ष को जो है दल बदल, ये एक अपवाद है। दल बदल अधिनियम में सदन में सदस्यों को दल बदल के आधार पर निर्हर घोषित किया जाता है, जो भी कोई व्यक्ति दल बदलता है 6 महीने के बाद। तो लेकिन इसमें जो है अपवाद है लोकसभा अध्यक्ष। ओके, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्टेटमेंट गलत नहीं होना चाहिए। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा दिया कि लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अगर लोकसभा, जैसे कि किसी विधेयक को लेकर के दोनों सदनों में मतभेद हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक आहूत किया जाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि लोकसभा अध्यक्ष नहीं है, तो इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है, अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो ऐसी स्थिति में उपाध्यक्ष करेगा। अगर उपाध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष नहीं है तो फिर कौन करेगा? राज्यसभा का उपसभापति करेगा। और यहाँ पे दिया है राज्यसभा का सभापति। आपको पता होगा कि राज्यसभा का सभापति जो है वो सदन का सदस्य नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति होता है, तो सभापति नहीं उपसभापति करेगा, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। 2 स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसकी अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश द्वारा की जाती है। दूसरा, इसकी अनुशंसा को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तीसरा, इसके आदेश राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट तारीख से लागू होते हैं। पहला दिया है किसकी अध्यक्षता, परिसीमन आयोग के संदर्भ में जो पहला स्टेटमेंट दिया है किसकी अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के कार्यरत नहीं बल्कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बहुत छोटा सा पॉइंट था, इससे गलती हो सकती है, तो यहाँ पे नहीं, सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाती है। तो पहला स्टेटमेंट, और इसकी अनुशंसा यानी कि परिसीमन आयोग द्वारा जो भी अनुशंसा न्यायालय में दी जाती है, इसकी जो भी अनुशंसा दी जाती है सदन में परिसीमन आयोग द्वारा, इसकी न्यायालय में इससे चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है, इसकी अनुशंसा को चुनौती नहीं दी जा सकती। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा दिया है कि इसके आदेश राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट तारीख से लागू होते हैं, तो तीसरा सही है। आंसर क्या होगा? केवल 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वन्य जीवों की रक्षा, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा, संविधान के आदर्शों का सम्मान। उपरोक्त में से कितने प्रावधान संविधान के मूल कर्तव्यों में शामिल हैं? तो संविधान के मूल कर्तव्यों में अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना ये नहीं शामिल है, ये जो है DPSP में है, ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों में ये शामिल है। बाकी वन्य जीवों की रक्षा, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, संविधान के आदर्शों का सम्मान, ये तीनों शामिल है मूल कर्तव्य के अंतर्गत। तो आंसर होगा केवल 3। नेक्स्ट एंड लास्ट है, सर्वाइकल कैंसर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इससे पीड़ित महिला के सर्विक्स में कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से वृद्धि। कैंसर क्या होता है? कैंसर में क्या होता है कि कोशिकाएं जो होती है अनियंत्रित रूप से बढ़ जाती है, ठीक है। जब ये कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से सर्विक्स में बढ़ती है तो इसे सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। पहला स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसका दूसरा स्टेटमेंट दिया कि इसका मुख्य कारण जो है पोलियोमा वायरस का संक्रमण होता है। तो पोलियोमा वायरस के संक्रमण के कारण सर्वाइकल कैंसर नहीं होता है, ठीक है। एक वायरस होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से सर्वाइकल कैंसर होता है, पेपिलोमा, ओके। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तीसरा है कि भारत में इसकी रोकथाम के लिए सर्वावैक, अभी हाल ही में एक सर्वावैक नामक टीका लाया गया है। इसको भारत बायोटेक द्वारा नहीं विकसित किया गया, इसे सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया है, सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। चौथा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सभी महिलाओं के लिए 2030 तक, सभी महिलाओं के लिए नहीं, 15 वर्ष तक की लड़कियों के लिए जो है, और 15 वर्ष तक की लड़कियों को, खास करके 90% लड़कियां, अभी पूरी नहीं, सभी महिलाओं के लिए नहीं। तो आपका चौथा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। 15 वर्ष तक की 90% लड़कियों को 2030 तक पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। तो केवल एक स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो जाएगा केवल 1, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।